हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? हो आपकी लाइफ सही चल रही है? वैसे ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 391 और इसमें जान को फाइनली वो मिलेगा उसे जिसकी बहुत लंबी समय से तलाश थी। वेल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चलो फटाफट से जानते हैं। कोर्स हमारा सबसे पहले का सीन सबसे ऑफ टॉपिक था। ये जगह होती एक चेम्बर की, जहाँ दो एंजल्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक के पीछे दो पंख थे और दूसरे के चार। हमें समझना चाहिए कि फोर विंग्ड एंजल ये नॉर्मल एंटिटीज नहीं होती, इनके पास अथॉरिटी होती है। अब इस दो पंखों वाली एंजल के चेहरे पे पैनिक से भरे एक्सप्रेशन थे। वो बताती है मैकल जैसे हमने टेंशन कॉर्डिनेट में भेजा था, उसका लाइफ और गायब हो गया है। ये सुन के उस फोर विंग्ड एंजल के चेहरे पे शॉक अपीयर होता है। वो तुरंत ही अपनी सीट से खड़े होकर कहती है इम्पॉसिबल। मैकल को खुद आर्चएंगल ने ब्लेसिंग दी थी, इनसे कोई इंसान कैसे खत्म कर सकता है। वो पहली वाली एंजल रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलती है, योर एक्सेलेंसी, क्या हमें इस खबर को क्वीन तक पहुंचाना चाहिए? वो फोर विंग्ड एंजल बोलती है नहीं, अगर ये बात क्वीन तक पहुंचती तो उनका ध्यान भटक जाएगा। वो कुछ और देर सोचने के बाद कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, हम इस मामले की वजह से क्वीन को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते, इसे मैं खुद हैंडल करूंगी। पहले डिवाइन लाइट से डुइन कॉन्टिनेंट में ये बात पहुंचाओ, अगर होली से सॉल्व नहीं कर पाता है तो आगे देखा जाएगा। वो टू विंग एंजल नॉट करके बोलती है, मैकल की डेथ की वजह ये शायद एक इविल किंग हो सकता है। और विंग एंजल की आंखें थोड़ी सी श्रिंक होती है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर को भेजो। इस चेम्बर में साइलेंस फिर से फैल जाता है। सीन चेंज हुआ था, हम फोकस करते हैं डुइन कॉन्टिनेंट के होली सी के अंदर। ये एक एंशिएंट हॉल होता है जिसमें कई पावरफुल और इकट्ठे हो रखे थे। ये बिशप्स और नाइट्स होते हैं। इनकी ड्रेसेस के अलग अलग रंग और स्टार्स इनके स्टेटस को अच्छे से दिखाते हैं। इनमें से सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल 3 कार्डिनल्स होते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें छोड़ के और भी कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग लाइट ओरिएंट ढक रखा था। यहाँ हमें एक जानी पहचानी फिगर भी दिखाई देती है। ये थी लीचिंग, जो बताती है कि एंजल मैकल को जिसे टेंशन कॉन्टिनेंट भेजा गया था और जिसका काम था ऑर्डर को मेंटेन करने का, उसकी सोल और बॉडी दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसकी वजह से लगता है एंजल क्लैन के हाई ऑफिशियल्स काफी गुस्सा है। वो मर्डर को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। ये सुन के तीनों कार्डिनल्स में से एक बोलते, लीव हाउ, पुलिस के सन ऑफ लाइट होने की वजह से क्या तुम इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो? इस कार्डिनल की आगे की आवाज सोल्यूशन के दिमाग में मेंटली पहुंचती है। वो कहता है अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर पाते हो तो मैं पर्सनली तुम्हारे लिए एंजल से प्रे करूंगा जिससे तुम्हारे इनकारनेशन लेवल तक पहुंचा जा सके। वो बंदा जो कि होली का सन ऑफ लाइट था, वो भी अपनी चेहरे की स्माइल को छिपा नहीं पाता है। उसे अच्छे से पता था कि मर्डर कौन है। उसे झुका के बोलता है, डिसाइपल ओबेज द ऑर्डर। दूसरी तरफ लीचुंग जानती थी कि लीव हाउ कैसा है, इसलिए एक बार साय करके यहाँ से निकल जाती है। ऑल्दो सन ऑफ लाइट काफी टैलेंटेड था, लेकिन ये घमंडी बहुत था। ये एंजल क्लैन से ब्लेसिंग को बस इसलिए हासिल करना चाहता है जैसे वो एंशिएंट गू क्लैन को प्रेशराइज कर सके कि वो अपनी सक्सेसर को उसके हवाले कर दें। ये अगले दिन के उस समय की बात थी जब सूर्य उगा था। भले इस समय टेंशन कॉन्टिनेंट काफी पीसफुल लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर से लोग महसूस कर पाते हैं कि तूफान आने वाला है। लेकिन यूशु, जीशवान और एम्पर अभिजान के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन यूशु अपने चेहरे पे हेजिटेशन को रखते हुए पूछते हैं, जियान क्या तुमने फैसला कर लिया है? जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, हाँ, ये होली फ्लेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 दिनों से जियान बस सीक्रेट रूम में मेडिटेट कर रहा था और अब उसकी पावर बस कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो डिमोनिक बॉडी को भी स्टेबलाइज कर चुका है। जियान प्रिंसेस से होली फ्लेम के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो प्रिंसेस के मन में कई डाउट्स थे, लेकिन आखिरकार वो मान ही जाती है। फाइनली आज का दिन डिसाइड हुआ था जब फाइनली जियान को इमोर्टल फ्लेम की स्पेस में भेजा जाएगा। ये लोग कई चीजों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इनमें से एक सीक्रेट था तीनों कॉन्टिनेंट के अलायंस बनने के ऊपर। ऑल्दो जियान अलायंस को ज्वाइन करने थोड़ा सा हिचक रहा होता है, क्योंकि वो जहाँ जाएगा मुसीबत फॉलो करेगी। लेकिन रॉयल फैमिली के हाई लेवल के ऑफिशियल्स मानते नहीं है। इस फैसले को फाइनली पास किया जाता है। इस मोमेंट में एंडलेस फायर टेरिटरी की एक मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। ये अलायंस ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम कदम होगा। लेकिन यूशु स्माइल के साथ बोलती, तो मनाना सच में मुश्किल है, लेकिन एक बार बताना चाहती हूँ कि इमोर्टल फ्लेम भले हमारे कॉन्टिनेंट में हो, बट वो जगह बहुत खास है। तुम्हारे लिए अच्छी बात ये है कि मैं स्टार पावर को मास्टर कर चुकी हूँ, क्योंकि उसी के साथ वहां पे पहुंचा जा सकता है। बट तभी मेरा काम बस तुम्हें वहां तक पहुंचाने का है, बाकी का रास्ता तुम खुद संभालोगे। हमारी रॉयल फैमिली के पास इमोर्टल फ्लेम की कोई खास जानकारी या रिकॉर्ड्स नहीं है। जन हंस के बोलता, चिंता मत करो, मेरी किस्मत इतनी हल्की नहीं है। तभी एम्परलिन बोलते हैं, वैसे इसे भी तो अपने साथ ले जाओ। उनके पीछे से एक छोटी सी लड़की बाहर आती है जिसकी दो दो चोटियां थी। इसके वो काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल किसी सुंदर सी गुड़िया जैसी लगती है, लेकिन अभी जियान को देख के काफी सहमी हुई सी थी। एम्परलिन की बात को सुन के जियान खांस के बोलता, सीनियर, मैं अंदर खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, फिर आप क्यों चाहते हो कि मैं छोटी सी बच्ची को लेके जाऊँ? लेकिन इसी मोमेंट में वो लड़की एम्परलिन के पीछे से फ्लैश होती है। वो जियान के साइड में अपीयर होकर उसके हाथ को काट लेती है। जियान कहते हैं, आउच। वो चौंक गया था। आखिरकार उसकी बॉडी को होली फ्लेम्स और ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन ने टेम्पर किया होता है, लेकिन तब भी इस लड़की के दांत उसके हाथ में आसानी से छप गए थे और ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल
नॉर्मल नहीं था। एम्पर ये देख के हंस के बोलते हैं ये इंसान नहीं है। 100 साल पहले जब मैं स्पेस को तोड़ के उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहा था और जिसकी वजह से मेरी जान खतरे में पड़ गई थी, मुझे बचाने के लिए लड़की आई थी। हालांकि तब मैं से अपने साथ वापस ले आया, लेकिन उसी मोमेंट से डीप स्लम्बर में चली गई। ये हाल ही में जागी है। इस बच्ची को देख के सबके चेहरों पे स्माइल्स आ जाती हैं। जीशॉन कहता है ठीक है देर मत करो, हमें शुरू करना होगा। ये बोलते लैंग्वेज नोट करके अपनी हैंडसीज को चेंज करने लगती है। स्पेस में गूंजती हैं बैंग ओम की आवाजें। उसके पीछे बनने वाले स्टार हालों में से पावरफुल फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। ये फ्लक्चुएशंस पूरे आसमान को कांपने मजबूर कर देती हैं। इस माउंटेन टॉप के स्पेस में एक बड़ी सी दरार बनती है। इस क्रैक में बहुत सारे सितारे जगमगा रहे होते हैं। इसे देख के जियान बोलते ये तो स्टार रोड है। ये यही इमोर्टल फ्लेम तक ले जाती है। स्पेस क्रैक के अंदर से कई वूश 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 की आवाजें गूंज रही होती हैं। जियान की अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को भी फील करता है, लेकिन तभी इस कॉन्टिनेंट का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। फिर होते हैं कुछ फिगर जिनके बीच सफेद रंग के हाल होते हैं। इन्हें सेंस करके एम्पर के एक्सप्रेशंस बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं ऑरा होली सी, और लगता है इनका इरादा अच्छा नहीं है। लिंग उसे चिल्ला के बोलती जान जल्दी जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। इस मोमेंट में जान की आंखें कोल्ड थी। उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाह में उठा के बोलता है एंडलेस फायर टेरिटरी, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। उसके पैर हवा में हल्के से प्रेस होते हैं। एक ही बार में जान का फिगर गायब हो जाता है। साथ में गायब होता है वो स्पेशल क्रैक। इसी विलन के पीछे के स्पेस में रिपल्स बनती हैं। पास में अपीयर होता है वो प्योर व्हाइट हालो वाला बंदा जो कि इस ग्रुप का लीडर लग रहा था। वो गुर्रा के बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। लिजी के बाकी के एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन अभी काफी डार्क हो गए थे। एम्प्रेस का रिप्लाई देते हैं हम बस एक फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं, लगते आप सब काफी दूर से आए हो, हमारी रॉयल फैमिली में आपका स्वागत है। लिजी के सारे लोग ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं स्पेशल क्रैक की तरफ जो कि बिल्कुल भर चुका होता है। ये यहाँ पे एंजल मैकल की मौत की जांच करने के लिए आए थे, लेकिन लगता है चालाक लोमड़ी एम्पर कुछ भी सबूत नहीं छोड़ने वाला। इस लिजी का ग्रुप लीडर कोल्ड स्नॉट करता है। उसके हिसाब से बस थोड़ी समय की बात है, अंत में सच्चाई सामने आई जाएगी। तब जियान हो या एंडलेस फायर टेरिटरी, चाहे पूरा टेंशन कॉन्टिनेंट, ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसी मोमेंट में हम जूम करते हैं डूइन कॉन्टिनेंट के अंदर। एंशिएंट गुकलन के फॉरबिडन एरिया में कई पावरफुल फ्लक्चुएशंस फैली थी, जैसे कोई बहुत ही टेरिफाइंग एंटिटी जागी हो। दूसरी तरफ सोल क्लैन में भी फ्यूरियस था। सोल बुजी की मौत ने इन्हें पागल कर दिया होता है। ये सोल पहले इसके ऊपर भारी दबाव डालते हैं, लेकिन जियान की डेविल पावर और उसके पीछे के सीक्रेट्स की वजह से इनकी डायरेक्टली हमला करने की हिम्मत नहीं होती। हाउएवर अगर कहा जाए कि सबसे अजीब बात क्या होती है तो वो ये थी कि टेंशन कॉन्टिनेंट की फाइट के बाद जब वो लाइट बैरियर भी टूट चुका था, फिर भी दोदी कॉन्टिनेंट की टॉप मैनेजिंग पावर्स कुछ भी खास एक्शन नहीं लेती हैं। ये मिस्ट्री अभी अनसुलझी रहती है। टाइम आ चुका था जब हम जियान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये वो अंधकार से भरा स्पेस होता है जहाँ पे जियान और वो छोटी सी लड़की लगातार दम घोटने वाले स्पेस स्टॉर्म का सामना कर रहे होते हैं। ये रोड ऑफ स्टार्स एक दरवाजा थी जो स्पेस से जोड़ती है, जहाँ पे इमोर्टल फ्लेम मौजूद है, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। यहाँ क्योटिक स्पेशल स्टॉर्म फैले होते हैं। तभी अचानक से जियान के एक्सप्रेशन सोलम हो जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ का माहौल नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। इस अंधकार से भरे हुए वॉइड में ये स्टार रोड अलग ही चमक रही होती है, जैसे पूरी जगह को काट के आगे बढ़ रही हो। तभी छोटी सी लड़की का हाथ आगे बढ़ता है और खाली हवा को पकड़ लेता है। फिर एक रिफ्ट की आवाज गूंजी थी। रोड ऑफ स्टार्स के किनारे भी दरार बन जाती है, जिसमें से शावो शावो की आवाज साथ पावरफुल सशन फोर्स इरप्ट हुई थी। ये जियान और उस लड़की दोनों को अंदर खींच लेते हैं। स्पेशल फिशर के अंदर की हवा बहुत ज्यादा कोल्ड थी। ना ही जियान जानता था कि ब्लैक होल चैनल उसे कहाँ ले जा रहा है। बस उस छोटी सी लड़की के सीने के सामने एक अजीब सी रोशनी जल रही होती है। ये ग्लो जियान की होली फ्लेम से हल्का हल्का रेजोनेट करता है। में से भी सबसे इंटेंस फ्लक्चुएशंस जिसकी थी वो थी अनडाइंग फ्लेम। जियान पूछता है क्या तुम्हें रास्ता याद है। वो छोटी सी लड़की सिर हिला के कहती है नहीं, लेकिन मेरे शरीर में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो उस प्लेस से अट्रैक्शन फील कर रही हैं, बस मैं उसके पीछे ही जा रही हूँ। तभी अचानक से इनके सामने का स्पेस खुलता है। एक पिंपल के साउंड के साथ अंदर खींच ले जाते हैं और आ गए थे एक नए स्पेस में। जब जियान की आंखें खुली थी उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। लड़की का जो उसकी आंखों में नजर आया था वो बहुत ही ग्रैंड था। दूसरी तरफ उस छोटी सी लड़की की आंखों में चमक बढ़ गई होती है। वो कहती ये हॉल ऑफ इमोर्टल फ्लेम्स। सामने एक विशाल हॉल खड़ा हुआ था, इसकी चौड़ाई सैकड़ों मील में फैली होगी। वहीं पे इसके अंदर वो सफेद रंग के बड़े बड़े खंभे दिखाई देते हैं जो जमीन से छत तक जुड़े थे। हॉल के बीचों बीच की 10 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी और जब हम उस जगह पे जूम करते हैं दिखाई देता है गोल्डन कागज जिसमें एक छोटी सी फ्लेम जल रही होती है। ये येलो फ्लेम में एक अजीब एंशिएंट और एंडलेस ऑरे को रखती थी, बट ऐसा लगता है जैसे कोई चीज के ग्लो को रोकने की कोशिश कर रही हो। इसका कारण ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं था। इस कागज के किनारे से काले रंग की लेयर चिपकी होती है, जबकि वो फेंट लेकिन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस किसी के भी दिल को कांपने में मजबूर करने के लिए काफी थी। जब वे सीन को जियान देखता है उसकी भौं से घुट जाती है। इनकंट्रोलेबली उसकी बॉडी से गोल्डन ऑरा फैलाता। वैंग बस 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 की साउंड के साथ उसके पीछे बनती एक बड़ी सी शैडो। जियान भौं से घुट के बोलता है तो एम्पर्स बॉडी।
हालांकि वो गोल्डन फ्लेम्स उसे बहुत ही आकर्षक लग रही होती हैं, लेकिन तभी जन अलर्ट था। वो कहता नहीं ये बहुत आसान लग रहा है, क्या सच में इमोर्टल होली फ्लेम है? उसकी नजरें जाती छोटी सी लड़की के ऊपर। वो लड़की जियान से बोलती मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, काम होने के बाद इमोर्टल फ्लेम तुम्हें मिल जाएगी। जियान के एक्सप्रेशन सोलम होते हैं। वो पूछते तो तुम इमोर्टल फ्लेम की होली फ्लेम स्पिरिट हो? वो बच्ची गहरी सांस लेके कहती हाँ शायद। मुझे बस इतना याद है कि जब मुझे यहाँ से निकलना गया था तो उसके बाद मेरी पावर खत्म हो गई और मैं गहरी नींद में चली गई थी। जियान की आंखें कोल्ड होती हैं। पूछता है क्या वो इविल रेस के लोग थे? वो बच्ची कहती है हम, और उनका असली गोल थी होली फ्लेम। जियान को तुरंत ही प्योर हार्ट याद आता है, जैसे इविल रेस ने होली फ्लेम को काउंटर करने के लिए तैयार किया है। क्या जब वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से प्योर हार्ट ने उसकी ऑलमोस्ट बैंड बजाई थी, वो लड़की तभी बोलती मैं और इंतजार नहीं कर सकती, अब मैं शुरू करने वाली हूँ। जियान मुस्कुरा के बोलता है ठीक है, तुम बस उस इविल पावर को बाइंड करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लड़की से रिला के अपने हाथ को उठाती है। वो एक इशारा करती हॉल की तरफ। जैसे उसकी आंखें बंद हुई थी, उसकी बॉडी में से कई अजीब से मंत्र जड़ने लगते हैं। जैसे ही चैंटिंग आवाजें हॉल की गहराई में पहुंचती है, पहले टिक टॉक की आवाज सुनाई देती है, फिर बैंग बैंग की साउंड। उस गोल्डन पेपर से ब्लैक लिक्विड गिरने लगा था। अचानक से इविल आवाज कहती है इमोर्टल फ्लेम की स्पिरिट लौट के आ गई है, इस बार तो ये कोई नहीं बचा सकता। हॉल में एक पावरफुल फोर्स कंडेंस होती है जो एक डार्क ब्लडी पंजे के आकार को लेके आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी पफ के साउंड से जन की बॉडी से एम्बर फ्लेम बाहर आई थी। जैसे एंडलेस होली औरत दोनों को ढकता है, वो पास आने वाला पाम अटैक सिजल सिजल की आवाज के साथ जल के राख हो जाता है। अंदर की वो इवल आवाज कहती होली फ्लेम का मास्टर। वहीं पे छोटी सी बच्ची के एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस से भर गए थे। वो बोलती इविल आई किंग में लौट आई हूँ और इस बार तो ये हेल भेजूंगी। जन कदम उठाता है। वो बोलता है होली फ्लेम्स को कंपेनियन बना के मैं एंडलेस फायर एटर्निटी का डोमेन लॉर्ड तुझे खत्म करूंगा। हॉल के अंदर से वेंग वेंग का साउंड गूंजता है। उस सुनहरे कागज में से एक काला धुआं निकलता है। ये कंडेंस होता है सिनिस्टर से दिखने वाले बंदे में, जिसके पीछे पीले रंग की फ्लेम जल रही होती है। जन बड़बड़ाता है इमोर्टल फ्लेम, लेकिन इसके पास कैसे? मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन वो ब्लैक रोड बोलता है मैं हूँ ब्लैक आई किंग, लड़के अपनी जान को मेरे हवाले करते। वो अपनी पंच को लेके आगे शूट हो गया था, लेकिन इसकी स्टैंड को सेंस करके जियान बस स्माइल दिखाता है। वो सिर हिला के बोलता है 7 स्टार दोषण अर्ली स्टेज। हो सकता है स्टैंड उसे कुछ समय पहले तक परेशान करती, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जियान सबसे पहले उस छोटी सी बच्ची को बचाता है। स्टेशन की यूज होती है एम्बर फ्लेम सोल फायर होली फ्लेम आर्मर। उसके लिए सरप्राइजिंग बात यह थी कि डेमोनिक पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उसका होली फ्लेम के ऊपर कंट्रोल और भी अच्छा हो गया था। अब वो बड़े आराम से अपनी होली फ्लेम से एक आर्मर बना सकता था, जो उसके पूरे शरीर को ढक के गॉड ऑफ वॉर जैसी फीलिंग देता है। साथ में शाबू शाबू की आवाज के साथ पावरफुल फ्लेम्स फैलती है। इसके कांटेक्ट में जैसे वो इविल एनर्जी आती है, हम इसे तुरंत ही प्योरीफाई होते हुए देखते हैं। और देखता है वो इविल आइड एम्पर जो गुर्रा के बोलता है बैस्टर्ड। उसकी इविल एनर्जी ओवरलेने लगती है। उसके हाथ के इशारे पे कंडेंस होता है कि इविल एरो, जो वुश की आवाज के साथ जियान की तरफ शूट हो गया था। इसके जवाब में इस बार एंशिएंट रूलर अपीयर होती है। फिर इस हॉल में गूंजती है डैंग 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 की आवाजें, जैसे दो मेटेलिक चीजें एक दूसरे टकरा रही हो। लास्ट में यार अपने कदम को पीछे खींचता है, फिर वो एक ही फ्लैश में उस एरो के आगे चला गया था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जब वो आगे पहुंच गया होता है, पीछे उस एरो में से क्रैक बैंग की आवाज तब सुनाई देती है। ये वहीं पे फट जाता है। ये देख के इविल आइड एम्पर की आंखें कोल्ड हो गई थी। उसकी पीपल्स में एक अजीब सी लाइट चमकती है। टेक्निक थी इविल आई ब्लड्स ईट्स द स्काई। जब वो पीछे गई लड़की सीन को देखती है, वो जान से कहती है ध्यान से, ये एक पीपल टेक्निक है। उसे याद आता है कि ये टेक्निक उसे बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है और इस इविल आइड एम्पर की सोल पावर भी कमजोर नहीं है। अगर अटैक जान से टकराया तो शायद ये स्किल बेसिकली मेडुसा की पेट्रिफाइड पीपल जैसा था, लेकिन उससे खतरनाक जिया रुकता नहीं है। अपने होली फ्लेम आर्मर की वजह से उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस था। स्पेस में गूंजती है वेंगोम की आवाज है। उसका 4 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस ट्रायंगल होता है, पूरे स्पेस में फैल जाता है समुद्र जैसा ऑरा। ये पीपल अटैक जब तक जान के पास पहुंचा था, जान की सोल पावर ने इसे नष्ट कर दिया होता है। गूंजती पफ की आवाज उस इविल एम्पर की आंखें से कुटती है और मुंह से काला खून बाहर आता है। चेहरे पे दिखाई देता है शॉक। चेहरे यहाँ पे हमें उसे दोष नहीं देना चाहिए। वो इविल रेस में एक एम्पर लेवल का बीइंग है, जिसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोषण के भी ऊपर है। वो उसकी सोल पावर भी बॉडी यानी कि टाइशू लेवल तक पहुंच चुकी थी। सो उसकी बात है कि जान की हुआ युआन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सामने वो चाय कम पा नहीं था। खासकर जान के चेहरे पे जो स्माइल होती है, वो बता रही थी कि इविल आइड एम्पर की हर एक मूवमेंट उसके दिमाग में। कोल्ड आवाज में कहता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। ये ह्यूमिलिएशन था। आइड एम्पर को रॉकेट बोलते आर डैम ह्यूमन, मेरे रात का सामना कर। मिरर्ड आइड्स बॉडी डीमन सोल। उसकी आंखों में खून जैसी रोशनी भड़कने लगती है, जिसमें से निकलती तो ब्लडी रेस। अरे मतलब वही सुपरमैन जैसी। लेकिन जान की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट के साथ बोलता है सोलिंग फ्लेम टेक्निक। एक ही फ्लैश में उसकी पावर 6 स्टार दोषण की परफेक्शन तक पहुंच जाती है। रूलर को पकड़ के उसे
सीधे ब्लड रेस के ऊपर कूद पड़ता है। वो इविल एम्पर दहाड़ के बोलता है डाई। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान की मैस्टर की आवाज गूंजती है। ये टेक्निक थी हैंगू सेंट मार्क स्लैश। उसकी इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के ऊपर वो होली मार्क अपेयर हुआ था, जिससे रूलर अलग ही इंटेंस ग्लो करने लगती है। एम्बर फ्लेम्स रूलर को ढक लेती हैं, जिससे उस एम्पर की आंखों में मौत का डर दिखाई दिया था। तुरंत ही उसकी इंस्टिंक्ट चीखती है और वो भागने की कोशिश करने लगा था। उसकी बॉडी डिसअपीयर होने के साइंस को दिखाने लगती है, लेकिन तभी जियान बोलता है ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारी ऐसे इविल क्रिएचर्स मनचाहे बर्ताव कर सके। ठीक है, अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। फिर इस जगह जहाँ से रप्चर होता है, बूम 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 की साउंड के साथ एक पावरफुल फ्लेम ऑरा फैलाता। फिर इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है। ये ऐसे फ्लेम डोमेन और अनडाइंग होली फ्लेम डोमेन दोनों साथ में थे, जो उस एम्बर के रास्ते को बंद कर देते हैं। वहीं पे जियान के हाथ में अपीयर होता है एम्बर फ्लेम का सोर्स, जो डेथली ऑरे को फैला देता है। ये फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग थी। वो इविल आइड एम्बर चीख के बोलता है नहीं। उसकी बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी, लेकिन तभी कच्चा 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 की आवाजों के साथ होली फ्लेम डोमेन में से कई फ्लेम से बनने वाले भाले उभरते हैं, जो उसकी बॉडी को भेद के उसे छलनी कर देते हैं। गूंजते उस इविल एम्पर की आखिरी चीख की आवाज फिर वो होली फ्लेम के स्पीयर्स के छेदों से पिघल के गायब हो जाता है। वो बेसिकली राख में बदल गया था। इस तरीके से एक एम्पर लेवल का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग जियान के हाथ से अपनी जान को गवा देता है। एक टाइम था जब एक 5 स्टार दोषियान जियान के लिए गॉड जैसा था, जो किसी बस अपनी नजरों से ही खत्म कर सकता था, लेकिन अब एक 7 स्टार दोषियान के साथ खिलौनों की तरह खेल सकता है। जियान के लिए भी कहना पड़ेगा कि he has come a long way। जब हम जियान की तारीफ कर रहे होते हैं, उस इविल आइड एम्पर की बॉडी की राख से एक सफेद रंग का धुआं निकला था, जो इस हॉल में मंडराता है। इसी मोमेंट में जियान की द्विकी सी के अंदर का जो डेमोनिक क्यूब था, जिसे उसकी होली फ्लेम और सोल पावर ने कई लेयर्स में सील कर रखा होता है, ये अचानक से वैंग बज बज के साउंड सा ट्रेम्बल होता है, जैसे कोई चीज से बाहर खींच रही हो। वो प्रिज्म जैसा डिवाइस की बाहर अपीयर हुआ था, फिर एक फश की साउंड के साथ उसमें से पावरफुल सक्शन फोर्स इरप्ट होती है। इविल आइड एम्पर का वो बचा हुआ स्मोक उसके अंदर खींच लिया जाता है। साथ में जियान का होली फ्लेम और आ भी गया था। इस सब को डिवाओ करने के बाद वो क्यूब फिर से जियान के हाथ में लौट आया था, लेकिन अब इसका और भी भारी और अलग था। जियान घबरा के बोलते ही ये हो क्या रहा है। ये सब बेसिकली इतनी जल्दी हुआ था कि उसे को समझने का मौका नहीं मिला। उसने इस क्यूब के ऊपर होली फ्लेम की कई लेयर्स की सील लगाई होती है, लेकिन फिर इसने इसे बाईपास कैसे किया और इस इविल एनर्जी को ऑब्जर्व क्यों कर रहा है। जियान अपने सोल परसेप्शन से पता लगाता है कि सोल क्यूब पहले से करीब 5 गुना भारी है। इसके दोनों कोनों में कुछ पावर्स इकट्ठी हो रही थी, जैसे वो इस क्यूब को भरने की कोशिश कर रही हो। जियान के दिल में एक डर उठाता कि अगर ये क्यूब पूरी तरह से भर जाता है तो क्या अगली बार ये चीज उसकी सोल को निकलेगी। अगर फ्लेम एम्पर रिंग ऑफ एंजू ने उसकी हेल्प नहीं करी होती तो हम जानते हैं कि उसके साथ क्या होता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका फ्लेम मंत्र हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। आखिरकार फ्लेम मंत्र को भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। अगर एक क्यूब उससे भी तेज ग्रो होता है तो फिर जियान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वो गहरी सांस लेके इस क्यूब को फिर से अपने अंदर सील कर देता है। जियान कहता है छोड़ो, पहले असली काम पे ध्यान देते हैं। उसकी नजरें सामने खड़ी छोटी सी लड़की के ऊपर जाती हैं, जिसकी आंखों में एक रेड डिटर्मिनेशन चमक रही थी और साथ में कुछ होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस थी। वो लड़की जिसके कदम जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके चारों तरफ की एनर्जी फ्लक्चुएशंस और भी गोल्डन होती जाती हैं। वो सबसे पहले जियान को झुक के थैंक यू बोलती है, फिर उसका शरीर धुंधला होने लगा था। उसके माथे से एक पेल येलो रंग की फ्लेम बाहर आती है, जो वैंग बज बज की साउंड के साथ पेस में फ्लक्चुएशंस बनाती हुई गोल्डन पेपर की तरफ बढ़ जाती है। जैसे दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था, वो पेपर जो कि बुझने की कगार पे था, अचानक से शावो शावो की साउंड के साथ उफान मारने लगता है। जियान चुपचाप खड़ा था। वो जानता था कि होली फ्लेम की स्पिरिट वो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर रही है। बेसिकली अब ये छोटी सी बच्ची जो कि होली फ्लेम की स्पिरिट होती है, वो अपने ब्लड को पाथ बना के अपनी बॉडी की सारी पावर फ्लेम में डाल रही थी। ऐसा करने से भले उसका एग्जिस्टेंस मिट जाएगा, लेकिन इमोर्टल फ्लेम फिर से राइज होगी। इस इंसिडेंट को देख के जियान का दिल भी रिस्पेक्ट से भर जाता है। ये करीब 25-30 सेकंड के बाद की बात होगी। इस मोमेंट में बच्ची जिसकी बॉडी पूरी तरह से इल्यूजरी हो जाती है, हम उसे फाइनली गोल्डन पेपर में समाते हुए देखते हैं। यही वो इंस्टेंट होता है जब जियान की बॉडी के अंदर की अनडेंग फायर बेकाबू होकर इस हॉल में अपीयर होती है। गूंजती है जोर जोर की क्रैशिंग आवाजें। जियान कहता है अनडाइंग फ्लेम, इमोर्टल फ्लेम। वो इस फ्लेम को निकलने की कोई जल्दी नहीं करता। वो आगे होने वाले मैजिकल मूवमेंट को स्किप नहीं करना चाहता। उसकी बॉडी पर ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन, डिमोनिक पावर और होली फ्लेम से टेम्पर हो चुकी होती है। स्पेशली जब उसकी एम्बर होली फ्लेम ऑलरेडी कम से कम टॉप 15 रैंक तक आ चुकी है। उसे 18th रैंक की इमोर्टल फ्लेम को निकलने के लिए किसी खास मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। अब बस वो टॉप 14 फ्लेम से ऐसी होंगी जिनमें जियान को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगी। वो गोल्डन पेपर वेंगुम वेंगुम के साउंड साथ लगातार जेंटल एनर्जी को रिलीज करता है। ये पूरा हॉल गोल्डन और से ढक जाता है। अनडाइंग फायर और इमोर्टल फ्लेम के बीच में एक अजीब सा कॉम्पिटिशन चल रहा था। कुछ देर बाद अनडाइंग फायर जियान की बॉडी वापस लौट गई थी। अब वो हॉल में फीका सा गोल्डन फ्लेम पेपर रह जाता है, जो किसी जीवित प्राणी
की तरह डांस कर रहा था। जियान स्माइल के साथ बोलता इमोर्टल फ्लेम। इसमें एक इमोर्टैलिटी का ऑरा था और अपने हाथों को कप करके झुक के बोलता है मुझे अपनी पावर दो, जिसे मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने में यूज करूंगा। साथ में उसकी आंखें एम्बर फ्लेम से भरी होती हैं। अगर कोई इंसान ऑलरेडी इतनी पावरफुल फ्लेम्स को प्रोसेस कर सकता है, इसका साफ मतलब ये है कि उसे पहले से इनकी रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है। इसे लगता है गोल्डन फ्लेम भी जियान को भरोसा करना चुनती है। ये बस 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 के साउंड सा ट्रेम्बल होने लगती है। फिर गूंजी थी एक स्विच की आवाज। वो गोल्डन पेपर सीधा जियान के माथे में समा गया था। अपनी आंखों में एक अजीब चमक लेके जियान थैंक यू बोलता है। अब वो उस अल्टीमेट कदम के बहुत करीब था, जो होता है होली फ्लेम को सॉल्व करना और इमोर्टैलिटी रियल्म को छूना। हम टाइम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये वो समय होता है जब जियान की बॉडी क्रॉस लाइक पोजीशन में हॉल के बीच में फ्लोट कर रही थी। वहीं पे उसकी बॉडी को ढक रखा होता है गोल्डन फ्लेम ने, जो कि उसके शरीर में खून की नसों की तरह बहती है। ये उसकी पूरी स्किन के नीचे घूम रही होती है, जैसे उसकी जांच कर रही हो। यार ऐसे बदलाव हो रहे हो, लेकिन जियान को कोई डर नहीं था। एकदम पत्थर की मूर्ति तरह एक जगह बैठा होता है। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर। अगर उसकी धीमे धीमे सांसें नहीं चल रही होती तो कोई उसे सच में पत्थर समझ लेता। लेकिन ऐसे शांति के बीच में जियान की पावर धीरे धीरे राइज हो रही थी। अपनी सिक्स्टा दोशन की स्टैंड को बेस बना के फ्लेम मंत्र सर्कुलेट कर रहा था। ये इमोर्टल फ्लेम की जड़ों को उसकी बॉडी में घोल रहा होता है। ये बेसिकली पूरी तैयारी होती है बस एक मकसद के लिए, उस प्योर इमोर्टल फ्लेम को निकलना। जियान जानता था कि कोई जल्दबाजी नहीं करी जा सकती। यह इमोर्टल फ्लेम अगर कोई भी गलती होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब जियान अपनी आंखें खोलता है, उसकी हथेली पे गोल्डन फ्लेम क्रिस्टल रखा हुआ था। इस क्रिस्टल में से जियान को ऐसी फीलिंग आती है जैसे इसके साथ वो किसी भी बैटल में इनविंसिबल है, उससे कोई नहीं मार सकता। जियान खुद से स्माइल के साथ बोलता है इतनी दिनों की मेहनत के बाद और फाइनली इसका रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है। मुझे लगता है सॉल्व करने के सबसे अच्छा टाइम है। भले ही मेरे पास पहले से पावरफुल फ्लेम हो, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये फ्लेम भी मुझे सिक्स्टा दोशान के ऊपर पहुंचा देगी। फिर बारी आएगी इमोर्टल रियल्म को छूने की। पिछले कुछ दिनों से भले ही बाहर से जियान बिल्कुल शांत दिख रहा हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल अलर्ट था। वो अपनी बॉडी की सारी फोर्सेस को बैलेंस में रखता है। आखिरकार उसके अंदर डिमोनिक पावर भी है। अगर कोई जल्दबाजी होती है तो खतरा बढ़ जाएगा। जब इमोर्टल फ्लेम उसकी जांच कर रही होती है, उस डिमोनिक क्यूब को बिल्कुल सप्रेस करके रखता है। वो फिर सांस लेके बोलता है तो चलो शुरू करते हैं। लाइटिंग स्पीड से जियान की हैंड से चेंज होने लगती हैं। उसकी बॉडी से पावरफुल प्रेशर रिलीज हुआ था और वो अपनी कंडीशन को तुरंत ही पीक पे लेके चला जाता है। अब हिचकिचाने का कोई टाइम नहीं था। होली फ्लेम को सॉल्व करने का उससे पहले एक्सपीरियंस है। वो सबसे पहले इस गोल्डन फ्लेम को निकलेगा, फिर इसे धीरे धीरे डिवावर करना होगा। फिर जब इसकी रिफाइनमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, वो अपनी स्टैंड को तभी बढ़ने का मौका दे सकता है। लगता है उस गोल्डन क्रिस्टल को भी सेंस हो गया था कि आगे होने क्या वाला है। हॉल में गूंजती है बूम बूम की आवाजें। अचानक से नीचे की जमीन फटती है और ये लावा वर्ल्ड बन जाता है। ये पूरा एरिया इमोर्टलिटी के ऑरे से भर गया था। फिर धीरे धीरे करके इमोर्टल फ्लेम का एसेंस बदले बदले थ्रेड्स में ट्रांसफॉर्म होता है और जाने लगता है जियान की नाक में। इसी के साथ उसकी त्वचा तुरंत ही रेड हो जाती है। जगह जगह पे फिर होने लगते हैं खून जैसे क्रिस्टल और जियान की चीखों की आवाजें गूंजती हैं। अब उसे समझ में आ रहा था कि भले इस फ्लेम को सॉल्व करने के लिए जियान को पहले तैयारियों की जरूरत ना हो, लेकिन पेन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो दांती मीचता है, बाहर आती हिसिंग आवाजें। उसकी बॉडी पे जैसे ही पसीना अपीयर हुआ करता था, ये तुरंत ही वेपराइज हो जाता है। जियान अपनी स्पेशल स्टैंड को भी होल्ड बैक नहीं करता। ये वैंग बस के साउंड से पूरे स्पेस को भर देती है, जिससे फ्लेम की वॉलेंट ऑरे को सप्रेस किया जा सके। और ये थी होली फ्लेम। दर्द की वजह से जियान के एक्सप्रेशन लगातार ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट हो रहे थे, लेकिन पावर को हासिल करने की उसे कीमत तो चुका नहीं थी। वो फ्लेम और वॉलेंट होती आती है, काफी तेजी से जियान की वेसल्स झुलसने लगती हैं, बट एट द सेम टाइम उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स और बोन्स इस फ्लेम के इमोर्टल ऑरे को ऑब्जॉर्व कर रहे थे। ये जियान के लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि उसे इमोर्टल फ्लेम के बारे में पहले ही मालूम था। वो जानता था कि जो उस फ्लेम का पुराना ओनर होता है, उसकी स्टैंड दोशान लेवल तक भी नहीं पहुंची थी, लेकिन तब भी उसने ऐसे पावरफुल इविल बीइंग्स का सामना किया। ये फ्लेम कुछ खास थी। जियान को एहसास होता है कि ऑल द होली फ्लेम उसकी बाकी की फ्लेम जितनी वॉलेंट ना हो, लेकिन इसके अंदर की इमोर्टल पावर एक अलग ही अहमियत को रखती है। ये उसकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देगी। जब जियान की सॉल्विंग प्रोसेस चल रही होती है, वो गोल्डन पेपर उसके आईब्रोज के बीच में से बाहर आता है। फिर हम इसमें से एक शैडो को उड़ते हुए देखते हैं। एक जेंटल से दिखने वाले ओल्ड मैन की इमेज थी, जिसकी आंखों में एकदम एंशियंटनेस भरी होती है। फाइनली उस बूढ़े व्यक्ति की नजरें जाती है जियान के ऊपर, जैसे उसे वो जाना पहचाना ऑरा फील हो रहा था। खासकर जब उसे इस लड़की की बॉडी में पहले से कई रहस्य महसूस होते हैं, जैसे एक होली फ्लेम और एक स्पेशल ब्लड लाइन। उस ओल्ड मैन की आंखों में सुकून दिखाई देता है। जियान का ध्यान पूरा अपने अंदर था। भाग के बोलता है ब्रेक इट। गूंजती है बैंग 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 की आवाजें। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और आंखों के चारों तरफ की स्किन फटने लगती है। अंदर से एक इमोर्टल फ्लेम राइज हुई थी। एट द सेम टाइम उसके पीछे एक बड़ा सा इल्यूजरी शैडो बनता है। ये अपीयर होते ही चारों तरफ गोल्डन ऑरे को ऑब्जॉर्व करने लगा था, जिससे इसका गोल्डन ग्लो और भी रियल दिखाई देता है। ये देख के ओल्ड मैन थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो बोलता है ओह लो दी बॉडी। अभी जियान ने अपनी फिस्ट को क्लेंच कर रखा था।
इसके दिल की सोल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, चारों तरफ की वायलेंट एनर्जी को सप्रेस करती है। वो दांती मीस के बोलते अंदर जाओ। फ्लेम मंत्रा की स्पीड बढ़ी थी, जिसे रफ्त होती खास तरीके की सक्शन फोर्स, और एक गोल्डन इमोर्टल होली फ्लेम क्रिस्टल उसके अंदर खींच ले जाता है। जैन अभी थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान थी। वो खुद से कहता है मैं सफल हो गया। फिर उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन जब जैन की नजरें जाती हैं सामने के ओल्ड मैन के ऊपर, वो कहता है ये इमोर्टल एम्पर। उसका दिमाग घूम गया था। अगर इमोर्टल एम्पर सच में उसके सामने है, तो इमोर्टल गोल्डन बॉडी बहुत दूर नहीं है। जैन बिना हेजिटेशन के खड़ा हो गया था। वो अपने चेहरे पर रिस्पेक्ट को लेके बोलता है सीनियर। इस लड़के की चालाकी इमोर्टल एम्पर से छिपती नहीं है। वो तो बिग सैटिस्फाइड स्माइल के साथ बोलते ही बच्चे, लगता है हमारी किस्मत सच में जुड़ी हुई है। वो जियान को पहचान चुके थे। वो कंफर्मेशन की पूछते हैं क्या सफल रहा। जियान नोड करता है। जैसे वो अपने हाथ को उठाता है, सिजल के साउंड के साथ एक फीकी सी पीले रंग की फ्लेम अपीयर हुई थी, जो किसी शरारती बच्चे की तरह उछल कूद करने लगती है। हाउएवर इसके अंदर की इमोर्टल फ्लेम इतनी टेरिफाइंग थी कि इसके कांटेक्ट में आती हवा भी डिस्टॉर्ट होने लगी थी, जैसे स्पेस और रियलिटी टेढ़े मेढ़े हो रहे हो। इमोर्टल एम्पर कहते हैं इमोर्टल फ्लेम, अनडाइंग फायर, ये वो पावर्स हैं जो कि इमोर्टैलिटी के पास ले जा सकती हैं। लेकिन जब मैं और अनडाइंग फ्लेम की ओनर उन इविल किंग से फाइट करने के बाद अपनी आखिरी सांसों पे होते हैं, तब हमने अपनी अपनी फ्लेम्स को अलग अलग जगहों पे छिपा दिया। उनके कहते गूंजती क्रैश की साउंड, जियान की अनडाइंग फ्लेम फिर से अनकंट्रोलेबल हो जाती है। ये इमोर्टल फ्लेम के साथ घुलने मिलने लगी थी, जैसे पुराने सीक्रेट्स को शेयर कर रही हो। जियान क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ पूछता सीनियर, इमोर्टैलिटी और अनडाइंग फायर है क्या? वो जानता था कि अगर उसे इन दोनों के ऊपर काबू हासिल हो जाए, तो इमोर्टैलिटी का सपना बस सपना नहीं रह जाएगा। इमोर्टल एम्पर बोलते हैं वो सीक्रेट्स वो डीमन वर्ल्ड के एक खास वर्ल्ड में छिपे हुए हैं। इन शब्दों को सुनकर जन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। दैट डीमन वर्ल्ड इंसानी दुनिया के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है डीमन वर्ल्ड को। ये घोस्ट वर्ल्ड से भी कई गुना भयानक है। इमोर्टल एम्पर बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड की पावर इतनी टेरिफाइंग है कि इविल रेस वहाँ पे एंट्री मारने से पहले कई बार सोचती है। इसी वजह से हमने वहाँ पे अनडाइंग फ्लेम को छुपाया। बच्चे सब सीक्रेट्स तुम्हें वहीं पे जाके मिलेंगे। वो कुछ याद कर कहते हैं हाँ, डीमन एम्पर को ये बात पता होनी चाहिए। डीमन एम्पर का जब यह नाम सुनता है उसका दिल भारी हो जाता है। घोस्ट वर्ल्ड की जर्नी में से समझ में आ गया था कि डीमन एम्पर को सील करने में 3 रेम्स के पावरफुल एक्सपर्ट्स को साथ में काम करना पड़ा था। तभी इमोर्टल एम्पर की आवाज उसके दिमाग में जाती है। वो कहते हैं बच्चे, इमोर्टैलिटी खेल नहीं है, एक दिन तुम समझोगे, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि डीमन वर्ल्ड की जर्नी तुम्हें करनी होगी, चाहे भविष्य में आने वाले उस ग्रेट वर्ल्ड वॉर की बात हो या फिर डीमन एम्पर का मामला। डीमन वर्ल्ड तुम्हारा बहुत बड़ा साथी बनेगा, लेकिन अभी समय है जब तुम मेरे इनहेरिटेंस को स्वीकार करो। इमोर्टल एम्पर की आंखें चमकती हैं। वो इल्यूजरी होते हुए बोलते हैं इमोर्टल गोल्डन बॉडी। उनका वो हल्का सा इमोर्टैलिटी का एंशिएंट ऑरा पूरे हॉल में फैल जाता है। जब वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हुए थे, तो इस हॉल में एक ह्यूज डिमोनिक फिगर कंडेंस होता है, जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे पूरी तरीके से सोने से बना हो। इसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर होगी। पूरी बॉडी में फ्लेम के मिस्टीरियस पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ये पावर असली इमोर्टैलिटी कहलाती थी। उस ह्यूज गोल्डन फिगर के अंदर से इमोर्टल एम्पर बोलते हैं पूरी पावर से मेरे ऊपर हमला करो। जन नोट करता है। एक ही सेकंड में उसकी एनर्जीज चेंज होती हैं। टेक्निक थी 3 पंचेस ऑफ द फॉर्चून, 4 फिंगर्स पियर्स द स्काई। स्पेस क्रैक क्रैक बूम की आवाज के साथ फट जाता है। उसकी 6 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ आसमान को चीर डालती है। बाहर अलग साइजेस के अटैक्स आते हैं, लेकिन जब इमोर्टल गोल्डन बॉडी से टकराते हैं, गूंजती है डैंग 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 की आवाजें। फर्क बस इतना होता है कि जैन के अटैक्स कुछ ऐसे थे जैसे अंडों को पत्थर में मार दिया हो। उस गोल्डन बॉडी को छूते उसकी पूरी पावर गायब हो जाती है। यह हू की आवाज के साथ हाँफ रहा था। इमोर्टल एम्पर अपनी सीरियस आवाज में कहते हैं इमोर्टल गोल्डन बॉडी होली फ्लेम की कोई बेस्ट टेक्निक नहीं है, मैंने इसे इमोर्टल फ्लेम से सीखा है, इसलिए तुम जैसे जैसे फ्यूचर में ग्रो करोगे ये तुम्हारे साथ बढ़ेगी। जब मैं अपनी पीक स्टैंड में 2वीं क्लास के परफेक्शन पे था, मैं तब भी गोल्डन बॉडी की हेल्प के साथ 3 7 स्टार दोशान से अकेले ही फाइट कर पा रहा था। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाओगे। मुझे इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में तुम्हारी ऐसा सक्सेसर मिला। बच्चे, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। अब चलो एक्सेप्ट करो मेरी लास्ट लेगेसी को। इस बार उनकी आवाज एकदम धाड़ बन गई गूंजी थी। फिर फश 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 की आवाज के साथ वो गोल्डन बॉडी कई गोल्डन थ्रेड्स में बदल के जियान की बॉडी में समा जाती है। जियान फील करता है कि इमोर्टल गोल्डन बॉडी बस एक जगह पे नहीं, बल्कि उसके शरीर के हर एक सेल से जुड़ी हुई है। और इसके अंदर का वो कंडेंस इमोर्टल फ्लेम ऑरा उसकी नॉर्मल फ्लेम से कई गुना डेंस है। वो साथ में इसमें इमोर्टल एम्पर की आत्मा को भी महसूस करता है। इस पावर को एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं था। उसके दांतों के बीच की गैप में से हिसिंग आवाजें गूंजती हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे गरम गरम लोहे को उसके शरीर से चिपकाया जा रहा हो। ये प्रोसेस कई घंटों तक चलती रहती है। हाउएवर जब वो फाइनली गहरी सांस लेके अपनी आंखें खोलता है, गूंजती उसकी धाड़ की आवाज इमोर्टल गोल्डन बॉडी, साथ में एक बूम का साउंड गूंजा था। और सैकड़ों मीटर ऊंचा गोल्डन डिमोनिक फिगर उसके पीछे कंडेंस होता है। इसकी रोशनी से पूरा हॉल भर जाता है। जब जैन अपने हाथों को क्लेंच करके देखता है, साथ में क्लेंच होते हैं उस गोल्डन फिगर के हाथ। वो कहता है ये इमोर्टल गोल्डन बॉडी सच में टेरिफाइंग है। मैं बिना किसी टेक्निक के इस्तेमाल के भी
नॉर्मल 7 स्टार दोशान को कुचल सकता हूँ। एक आखिरी बार इमोर्टल एम्पर का फिगर उसके सामने अपेयर होता है, जो बिना कुछ कहे बस एक जेंटल स्माइल दिखाते हैं और वो इस दुनिया से मिलने लगे थे। जिन अपने सिर को झुकाकर उन्हें अलविदा कहता है। इस हॉल में शांति कुछ सेकंड्स तक बनी रहती है। फिर जियान बोलता है अब टाइम आ चुका है जब मैं अपनी पावर को बढ़ाऊं। उसकी आंखें फायरी हॉट हो जाती हैं। पहला तो उसकी होली फ्लेम का प्योरीफाइंग हो रहा, जो कि फ्लेम मंत्र के साथ सर्कुलेट होकर उसकी स्ट्रेंथ को रिफाइन और इंक्रीज करने लगता है। लेकिन रिफाइनमेंट में टाइम लगता है, इसलिए चलो हम जियान को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होगी, आपको जियान की एक नई स्ट्रेंथ मिलेगी और उसमें शुरू होगा नया आर्क, जो कि ऑफ कोर्स हमें डीमन वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा। ऑनेस्टली तुम्हारा भाई इस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें ये भी बताना बिल्कुल मत भूलना। ऑफ कोर्स आप अपने सजेशंस को भी शेयर कर सकते हो, और जो नेक्स्ट आर्क का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अगले पार्ट को आज शाम को ही देखना है, तो बन सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा। जैसे शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड रिलीज होते हैं, आप उन्हें सबसे पहले एंजॉय कर पाओगे। और जिनका मन एक एपिसोड से न भरे रहना चाहे, हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे, तो अपनी मेंबरशिप लेवल को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आप फटाफट से चेकआउट करो। तब तक के लिए अलविदा।